बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने सेप्टिक शॉक को पढ़ा तो सेप्टिक शॉक के क्लिनिकल फ़ीचर्स और क्लिनिकल फ़ीचर और इसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट रह गया था। अब हम इस बंदे में देखेंगे कि सेप्टिक शॉक जो हुआ उसके क्लिनिकल फ़ीचर क्या आएंगे। तो पहला क्लिनिकल फ़ीचर जो आता है इस बंदे में वो होता है, सेप्टिक शॉक वाले बंदे में जो क्लिनिकल फ़ीचर आता है वो होता है हाई ग्रेड फ़ीवर। अब हाई ग्रेड फ़ीवर क्यों होता है? देखें, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बंदे को फ़ीवर ज़रूर होगा। ये याद रखिए, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बंदे को फ़ीवर होगा और इसके अंदर बंदे को हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। 103 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट डिग्री तक होता है बंदे को हाई ग्रेड फ़ीवर। उसके बाद जो होता है बंदे की हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी। सेकंड जो क्लिनिकल फ़ीचर देखने को मिलता है वो हार्ट रेट बंदे की इंक्रीज़ होती है। अब देखें जब अब देखें जब फॉर एग्जांपल हार्ट को जो ब्लड लेके आती है वापस हार्ट के पास राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना के वहाँ, सपोज करें अगर उसी में वेजोडाइलेशन हो जाती है, अगर उसी में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से वेजोडाइलेशन हो जाती है तो ब्लड आगे राइट एट्रियम में कम आएगा। जब राइट एट्रियम में कम आएगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व से आगे राइट वेंट्रिकल में कम ब्लड जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में कम जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी वाल्व के ज़रिए आगे पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के पास ब्लड कम जाएगा तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ये देखें सपोज करें इंफीरियर वेना केवा की वेजोडाइलेशन होगी, ये वेजोडाइलेशन होगी इसकी, तो अब इधर से ब्लड जो होगा वो राइट एट्रियम में क्या होगा, डिक्रीज़ आएगा। जब राइट एट्रियम में डिक्रीज़ आएगा तो ब्लड आगे राइट वेंट्रिकल में वो भी डिक्रीज़ होगा। जब राइट वेंट्रिकल में डिक्रीज़ होगा आगे लंग्स में डिक्रीज़ होगा। लंग्स में डिक्रीज़ होगा तो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए होता हुआ आगे लेफ़्ट एट्रियम में डिक्रीज़ होगा। जब लेफ़्ट एट्रियम में डिक्रीज़ होगा तो आगे लेफ़्ट वेंट्रिकल में डिक्रीज़ होगा ब्लड। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में डिक्रीज़ होगा तो एओर्टा में जो है ब्लड वो डिक्रीज़ होगा, एओर्टा पे कम प्रेशर लगेगा। जब एओर्टा पे डिक्रीज़ होगा तो बॉडी को कम मिलेगा, बॉडी के ऑर्गन्स को कम मिलेगा। अब देखें जब इंफीरियर वेना के बाद की वेजोडाइलेशन हुई तो ये सारा सर्कल चला और एओर्टा पे ब्लड प्रेशर कम लगा और हमारे एओर्टा पे बैरो रिसेप्टर लगे होते हैं एओर्टिक साइनस के अंदर जो कि ब्लड प्रेशर को सेंस करते होते हैं। जब ब्लड प्रेशर कम लग रहा है तो एओर्टा पे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड का प्रेशर जो एओर्टा पे लगाता है और बैरो रिसेप्टर जो उसको सेंस करते हैं उसको हम ब्लड प्रेशर कहते होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो जब बॉडी को ब्लड कम मिलेगा तो बैरो रिसेप्टर जो होंगे ये ब्रेन के पास, जब ब्रेन को कहेंगे कि भाई हमें ब्लड आगे ब्लड नहीं बॉडी को दे रहा, हार्ट इसका कुछ करो, तो ब्रेन जो है वो हार्ट को कहेगा कि भाई कुछ काम कर, तू क्या कर रहा है, तू वेला बैठा हुआ है इधर। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट कहेगा कि यार मेरे पास पीछे से नहीं ब्लड आ रहा तो मैं क्या करूं, तो वो ब्रेन कहेगा, तो हार्ट फिर एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। अब ब्लड तो नहीं ना पीछे से आ रहा मगर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो बंदे की हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी। तीसरा जो क्लिनिकल फीचर होता है वो पल्स वीक मिलती है इसके अंदर। अब देखें जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ही कम हो रही है, बॉडी के अंदर ब्लड ही कम है, तो जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो बंदे की पल्स भी वीक होगी। उसके बाद जो चौथा मिलता है वो हाइपोटेंशन का मिलता है। डिक्रीज बीपी भी कह लें इसको। अब देखें जब ब्लड हार्ट में कम आ रहा है वेजोडाइलेशन की वजह से तो हार्ट से आगे एओर्टा में ब्लड कम जाएगा। जब एओर्टा में कम जाएगा तो बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा। जब ऑर्गन्स को कम मिलेगा तो बीपी ऑटोमेटिकली बंदे में कम होगा। उसके बाद जो होता है बंदे को वो मसल्स फटीक होती है, मसल फटीक की कंप्लेन करता है बंदा।
अब देखें जब ब्लड सप्लाई कम हो रही है ऑर्गन्स को, तो जब पेरिफेरी एरिया को ब्लड सप्लाई कम हो गई, मसल्स को ब्लड कम मिलेगा, तो बंदा थोड़ा सा काम कर लेगा तो बंदा थकावट फील करेगा, बंदा कहेगा कि मुझे थकावट बहुत होती है, मेरा सांस बहुत फूलता है, मेरा इन रेस्पायरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद इस बंदे की एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है ना, ये कभी भी आपने पॉइंट कभी भी नहीं भूलना, ये डिफरेंस करता होता है आपका। इसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी वो हमें वार्म मिलेगी। अब एक्सट्रीमिटीज़ वार्म क्यों मिलेगी? अब देखें, वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लड तो बॉडी के अंदर है, ब्लड लॉस तो नहीं ना हुआ। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ब्लड जो था, बॉडी फ्लूइड लेवल कम होने की वजह से ऑर्गन्स को कम मिलता था, मगर इसके अंदर लॉस नहीं हुआ, बॉडी के अंदर है, इसलिए एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है वो वार्म मिलती है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करते होते हैं इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन में हम पहली जो इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं वो सीबीसी होती है, इसको कहते होते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये हमें क्या शो करेगी, इसमें डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज़ होगा, ये हमें शो करेगी डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज़। देखिए हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बॉडी में, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो ये उसके ख़िलाफ़ फाइट करेंगे, जब फाइट करेंगे तो इनका लेवल इंक्रीज़ होगा। उनमें से भी जो आपने मेन बात याद रखनी है वो न्यूट्रोफिल, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इसमें कौन सा इन्फेक्शन मोस्टली हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो रही है। तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बंदे के अंदर न्यूट्रोफिल का लेवल हमें इंक्रीज़ मिलेगा। उसके बाद जब इयोसिनोफिल का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो हमें शो करता होता है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकता है बंदे को में भी। इयोसिनोफिल का जब भी लेवल आपको बॉडी में रेज मिल जाए तो ये आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन को शो करता होता है, एलर्जी के इन्फेक्शन को भी शो करता होता है। जब भी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का आपको लेवल इंक्रीज़ मिल जाए तो ये आपके पास इंडिकेशन होता है वायरल इन्फेक्शन का। ये मैं सीबीसी की पूरी की बात कर रहा हूँ कि आपने कल को जब भी कोई आपके पास पेशेंट आए, आपने किसी भी डिजीज़ के लिए सीबीसी करवानी है तो आपको इन कॉमन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब भी लिम्फोसाइट्स का लेवल आपको इंक्रीज़ मिले तो इसका मतलब होता है कि वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद जब भी आपको बेज़ोफिल का लेवल इंक्रीज़ मिल जाए तो इंक्रीज़ बेज़ोफिल को हमारे ब्लड में उसको हम कहते होते हैं बेज़ोफिलिया। तो बेज़ोफिल का इंक्रीज़ लेवल मिल जाए तो ये डिफरेंट रिएक्शन को शो करता होता है। फॉर एग्जांपल ये एलर्जिक रिएक्शन को भी शो करता होता है कि एलर्जिक रिएक्शन है बंदे को हो सकता है, और कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ को भी ये शो करता होता है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखना होता है, हम इस बंदे का बीपी देखेंगे तो हमें बीपी क्या मिलेगा, बीपी हमें इंक्रीज़ मिलेगा, बीपी हमें लेस देन मिलेगा, सॉरी बीपी हमें इस बंदे का लेस मिलेगा। बीपी हमें इस बंदे का लेस मिलेगा। उसके बाद इस बंदे की पल्स हमें वीक मिलेगी। उसके बाद इस बंदे के अंदर टैकीकार्डिया होगा, मतलब ये कि हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी। पल्स हमें इस बंदे के अंदर वीक मिलती होती है। उसके बाद क्या होता है कि टैकीकार्डिया,
मोर देन 100। उसके बाद हमें ये तो यहाँ तक तो हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली कि हमने हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, हमने सीबीसी करवाया, सीबीसी जिसके अंदर सीबीसी का अकाउंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता होता है, जो कि हमें न्यूट्रोफिल का लेवल इंक्रीज़ मिल जाता होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि न्यूट्रोफिल का लेवल ज़्यादा है। अब भाई हमें ये भी पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी करवाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी करवाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन करवाता है, और ये दोनों ही सेप्टिक शॉक करवा सकते हैं। अब हमने जो डेफिनेटिव जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है वो होती है ब्लड कल्चर। हमेशा ब्लड कल्चर कराना कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि ब्लड कल्चर हमें बताता है कि आया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। कुछ चीज़ें होती हैं टॉपिक के अंदर जो कि आपने एज अ हॉल मार्क याद रखनी होती है, उनको कभी नहीं भूलना होता है। तो ये ब्लड कल्चर एक एज अ हॉल मार्क है इसके लिए। शो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। तो यहाँ तक थी इसकी इन्वेस्टिगेशन। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं, अब ट्रीटमेंट को हम देखते हैं। ट्रीटमेंट में हम हमेशा इस बंदे को, क्योंकि हमें पता है कि इस बंदे की जो प्रोग्नोसिस है वो वेरी वेरी बैड है, क्योंकि 99% इस बंदे में डेथ रेशो के चांसेस होते हैं, तो हम हमेशा इस बंदे में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते होते हैं, जो कि एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करती है। अब हमने ब्लड कल्चर तो करवाया, हमें ये तो पता चल गया कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, मगर हमें ये भी पता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हम जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करते होते हैं, जो कि हाई डोज होती है, जो कि जिनके अंदर एबिलिटी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करने की। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम जो फर्स्ट लाइन ट्रीट होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो सेफ्ट्रोहेक्सोन होती है, जिसको पाकिस्तान में ब्रांड नेम के नाम से ऑक्सीडल के नाम से जाना जाता है। और ये बीडी की फॉर्म में दी जाती होती है, मतलब ये कि सुबह शाम ये यूज़ करवाई जाती है। उसके बाद हमें पता है कि बंदे के अंदर वैज़ो डायलेशन हुई पड़ी है, तो हम वैज़ो कंस्ट्रिक्टर देंगे, और वैज़ो कंस्ट्रिक्टर एज अ हम नॉन एड्रीनालिन देंगे। तो याद रखें, हमें पता है कि हिस्टामीन अगर अगर तो एक नॉर्मल रेंज के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो हिस्टामीन इंक्रीज़ हुई है तो ये वैज़ो डायलेशन करवाएगी। हमें ये भी पता है कि हिस्टामीन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवा देती होती है। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज़ हुई है और उसने जाकर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवा दी, तो फिर हम जो देते होते हैं वो हम देते होते हैं एड्रीनालिन, क्योंकि एड्रीनालिन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन और वैज़ो डायलेशन दोनों का काम करती होती है। मगर यहाँ पे अगर हमें पता चल जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ वैज़ो डायलेशन हुई पड़ी है, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ हम वैज़ो कंस्ट्रिक्शन देंगे, क्योंकि नॉन एड्रीनालिन जो कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाती होती है। उसके बाद ये बात कभी ना भूलना कि सेप्टिक शॉक जो होता है इसका वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस होता है, और सेप्टिक शॉक जो कि क्विकली डैमेज कर सकता है आपके ऑर्गन्स को, किसी भी ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये मेटास्टेसिस होता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन को जाने वाली ब्लड वेसल्स को इसने इन्फेक्शन करवा दिया तो उसके अंदर वैज़ोडाइलेशन होगी। जब आपके ब्रेन को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो भाई बंदा कैसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है, और बताएं आप ग्लूकोज के बगैर हमारा ब्रेन कभी भी सर्वाइव करवा सकता बंदे को। आप ग्लूकोज के बगैर ब्रेन की जो इनिशियल, और ब्रेन कहता है कि मुझे भाई कुछ भी ना दो, मुझे कोई चीज़ भी ना दो यार, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज देते रहो, क्योंकि ब्रेन की रिक्वायरमेंट ही एनर्जी की जो होती है वो ग्लूकोज पे होती है मोर। तो इसलिए याद रखना इसका जो है ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि अब लंग्स को जाने वाली किसी वेसल्स को इसने डैमेज कर दिया, उसके अंदर वैज़ोडाइलेशन करवा दी,
तो लंग्स को डैमेज करवाएगा। अब बताएं अगर लंग्स ही डैमेज हो गए तो लंग्स के बगैर बंदा जिंदा रह सकता है? अगर हार्ट को जाने वाली कोरोनरी आर्टरी में वैसोडाइलेशन होगी, हार्ट को ब्लड कम मिलेगा, तो बताएं जब हार्ट डैमेज हो गया डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा उसके बाद और एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। जब ये आएगी तो बंदा क्या ज़िंदा रह पाएगा? सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेप्टिक शॉक।